तो दोस्तों, आज मैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगडम भागता हुआ सेवा के पास आ रहा है। लोगों के पहुंचने से पहले किंगडम का दोस्त सेवा तक पहुंच जाता है और उसे पीछे के रास्ते से निकाल देता है। जब होंगनान लोगों के साथ पहुंचती है तो वह सेवा को ना पाकर गुस्से से भर जाती है और मुखिया के आदमियों को भेजती है सेवा को ढूंढने। किंगडम का दोस्त सेवा को एक गुफा में लाकर छुपने को कहता है और कहता है कि वो किंगडम को लेकर आएगा तो वहीं पे छुप के रहे। और वो वहाँ से निकला ही था कि मुखिया के आदमी उसे देख लेते हैं। उनसे बच के भागते हुए वो चट्टान से गिर जाता है। इधर जब किंगडम अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और सेवा का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो वो उसे ढूंढता है हर तरफ। अब इधर प्रेजेंट टाइम में भी जून राह देख रहा था जलपरी यानी चोंग की। दोनों ही टाइमलाइंस में दोनों जलपरी की चिंता कर रहे थे और उसका वेट कर रहे थे। जो कुछ पास्ट में हो चुका था अब फिर से होता दिख रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्सीडेंट के बाद जून का स्टेप ब्रदर चोंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। उसके पास कोई आईडी तो था नहीं, तो हॉस्पिटल वालों को पता नहीं लगता कि किसे कांटेक्ट करके बताए। अब जून को समझ नहीं आता कि चोंग पहुंची क्यों नहीं, क्योंकि फोन पे तो उसने देखा था कि वो टावर की तरफ ही आ रही है। उसका फोन ट्रैक करता हुआ वो पहुंचता है तो देखता है कि फोन तो रोड पे पड़ा है। जून समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। न्यूज में भी आया था कि बर्फ गिरने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। अब इधर जून के पापा जो सीईओ हैं अपने ड्राइवर को भेजते हैं टाई लेने, तो उनकी वाइफ पहले से ही टाई लेकर खड़ी थी। ड्राइवर से कहती है कि उसकी सीईओ से फोन पे बात हो चुकी है और इसलिए टाई के बारे में उसे पता है। पर जब टाई लेकर ड्राइवर ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सीईओ की अपनी वाइफ से फोन पे बात हुई ही नहीं थी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि टाई लेनी है, ये बात उसे पहले से कैसे पता है। जून एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहा था चोंग को ढूंढते हुए, और एक हॉस्पिटल में फाइनली वो उसे मिलती है। चोंग की ऐसी हालत देखकर जून बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो ध्यान देता है कि वो बहुत ठंडी पड़ी हुई है, तो वो चिल्लाकर नर्स को बुलाता है। नर्स और डॉक्टर भी हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया था और उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। उसे सीपीआर दिया जा रहा था। जून तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो बचेगी ही नहीं। जून उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और चमत्कार की तरह चोंग जाग जाती है। चोंग तुरंत ही एकदम फ्रेश हो गई थी अब तो, और जून को देखकर खुश हो रही थी। जून उसे डांटता है कि गाड़ी देखकर संभल कर चलना चाहिए था ना। तभी नमदो और तेओ आकर उसे ही डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ हुआ, तुमने इसे घर से निकाल दिया था। हॉस्पिटल में जून अपने स्टेप ब्रदर से मिलता है और पूछता है कि उसने ही चोंग को धक्का मारा, जिसपे उसका भाई कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। इस बात से जून को अपना बचपन याद आता है, जिसमें जून अपने स्टेप ब्रदर पे चिल्ला रहा था क्योंकि उसके रूम में उसका फैमिली पिक्चर टूटा पड़ा था। उस टाइम भी उसके भाई ने यही कहा था कि ये बस एक एक्सीडेंट था और माफ़ी मांग रहा था। जून के पापा भी उसे ही डांटते हैं कि फ़ोटो रखा ही क्यों था अपनी माँ का, और वहाँ से वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसका भाई एविल वाला स्माइल करता है, जिससे पता लगता है कि फ्रेम उसी ने तोड़ा था। ये देखकर जून उसे पंच मारता है और उस पर एकदम टूट पड़ता है। तभी उसके पापा आकर उसे बचाते हैं और जून को जोर से थप्पड़ मारते हैं। जून को लग रहा था कि उसके भाई ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था और वो उसे फॉलो कर रहा था। उसका भाई मना करता है पर जून को उस पर भरोसा ही नहीं था। इधर चोंग को जनरल वार्ड में लाया जाता है। उसके पैरों में चोट लगी थी और उसे फ्रैक्चर चढ़ाया हुआ था, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो वहाँ पे जितने लोग हैं सब उसके साथ मैरिड हैं, क्योंकि हेयसुन ने एक बार उससे कहा था कि एक आदमी और औरत साथ में तभी रहते हैं जब वो मैरिड होते हैं। उसकी बातें सुनकर सब हंस रहे थे और डॉक्टर तो उसका ब्रेन एमआरआई कराने को कहते हैं। नर्स जब सबके लिए खाना लेकर आई तो चोंग सबका झांक झांक कर देख रही थी कि किसे क्या मिल रहा है और खुद के टर्न का वेट कर रही थी। नर्स उसे नहीं देती है ये बोलकर कि तुम्हें फास्टिंग पे रखा गया है। ये सुनकर वो एकदम दुखी हो जाती है और जून को कॉल करके बताती है कि उसे खाना नहीं दे रहे हैं। ये बताते हुए वो रोने लग जाती है। ये सुनकर जून हंसता है, कहता है कि सो जाओ और फ़ोन रख देता है। पर फिर हॉस्पिटल फ़ोन करके सबको कन्विंस करता है कि उसको खाना दे सकते हैं, वैसा कुछ सीरियस भी नहीं है। अगली सुबह चोंग को स्पेशल वाला खाना दिया जाता है, जिससे वो एकदम खुश हो जाती है। जून भी बाहर से उसे खाते हुए देखकर खुश हो रहा था। चोंग को पता नहीं था कि वो बाहर ही है।
वो उसको कॉल करके खुशी खुशी बताती है कि उसे खाना मिला है। जून बिजी होने का नाटक करके फ़ोन रख देता है। जून वहाँ से निकलता है तो उसके पापा का ड्राइवर उसे मिलता है, जो उसे ही ढूंढ रहे थे काफ़ी समय से। दोनों आपस में बात कर रहे थे तो जून याद करता है कि बचपन में जब उसकी माँ छोड़कर चली गई थी, वो रोता रहता था, तब वही उसका दोस्त बनकर उसकी मदद करते थे और उसे समझाते थे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट के टाइमलाइन में जो किमदम का दोस्त था और उसकी हेल्प करता था, वही इस टाइमलाइन में ड्राइवर है और जून का दोस्त की तरह ध्यान रखता है। वो जून को बताते हैं कि उसके पापा उसे ही ढूंढ रहे हैं, पर जून इग्नोर करके चला जाता है। क्रिमिनल डे यंग अब भी जून को फॉलो कर रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। इधर चोंग हॉस्पिटल में टाइम पास कर रही थी एक दूसरी पेशेंट के साथ। वो टीवी पे दिखाए जाने वाले सीरियल को डिस्कस कर रही थी, जिसमें एक अमीर औरत अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को पैसे ऑफर करती है उसे छोड़ने के लिए, और उसके मना करने पे उसके मुंह पे पानी फेंकती है। चोंग इतनी मासूम थी कि उसे टीवी पे जो दिखाया जाता था उसको सच मान लेती थी। नमदो और हेसुन चोंग के बारे में बात कर रहे थे। नमदो को थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो इतनी जल्दी ठीक हो जा रही है। चोंग अपनी व्हीलचेयर से टहलती हुई बाहर निकलती है तो देखती है कि एक औरत पोस्टर लेकर खड़ी है, जिसमें वो अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांग रही थी। तभी कार में एक आदमी आता है और वहाँ गार्ड को जोर से डांटता है कि इस औरत को यहाँ से बाहर फेंको। गार्ड थोड़ा झिझकता है और कहता है कि अभी अभी तो उसकी बेटी की डेथ हुई है, तो ऐसे में इसे भगाना सही नहीं लग रहा। ये सुनकर आदमी एकदम गुस्से से भर जाता है और गार्ड को एक लात मारता है और उसे थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि तुम्हारी सैलरी कौन देता है, हॉस्पिटल या वो औरत। चोंग ये सब देख ही रही थी। एकदम गुस्से में आ जाती है वो और दौड़ती हुई आकर उस आदमी को जोर से किक मारती है और वो दूर जा गिरता है। हॉस्पिटल में सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसके पैर में तो फ्रैक्चर था, फिर इसने इतनी जोरदार किक कैसे मारी। चोंग से पूछने पे वो कहती है गिव एंड टेक, इसने दूसरे आदमी को लात मारा इसलिए मैंने इसे मारा। चोंग बाहर आती है तो वही पोस्टर वाली औरत मिलती है। वो बताती है कि उसकी बेटी एक सिंपल सी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल आई थी, पर हॉस्पिटल वालों के नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई। वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती है, तो चोंग उसे ऑफर करती है कि वो उसकी बेटी की यादें मिटा सकती है, जिससे वो दुखी नहीं रहेगी, पर वो औरत मना कर देती है। जून, नमदो और तेओ चोंग का किक मारने वाला क्लिप देखते हैं। जिसे चोंग ने किक मारा था वो हॉस्पिटल का वाइस चेयरमैन था और चोंग पे केस करने की धमकी दे रहा था, तो ये लोग हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तेओ सिस्टम हैक करके पता कर लेता है कि चेयरमैन का बेटा विलियम हॉस्पिटल विजिट पे आने वाला है। जून विलियम मन के हॉस्पिटल पहुंचता है, जिससे वाइस चेयरमैन उसके आगे पीछे घूमने लग जाता है। तेओ मौका देखकर वाइस चेयरमैन के ऑफिस में घुस के सारे रिकॉर्ड्स और डेटा कॉपी कर लेता है। इधर नमदो असली विलियम को एयरपोर्ट से पिक करके इधर उधर घुमाता रहता है। अब जून सारे रिकॉर्ड्स, जिसमें हॉस्पिटल नेग्लिजेंस, घूस लेना सब कुछ था, दिखाकर वाइस चेयरमैन को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल के टर्म्स के अकॉर्डिंग वाइस चेयरमैन चोंग को तो जाने देता ही, उस गार्ड से माफ़ी भी मांगता है और उस पोस्टर वाली औरत को उसकी बेटी का असली सर्जरी रिकॉर्ड देता है, जिसमें ये क्लियर था कि डॉक्टर की गलती की वजह से उसकी जान गई थी। जून चोंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले जाता है। वो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसने पहला स्नोफॉल मिस कर दिया था, तो जून कहता है कि वो उसको ऐसी जगह ले जाएगा जहां अब भी पहला स्नोफॉल होना बाकी है। इधर ड्राइवर जून के पापा को बताता है कि वो जून से मिला तो था, पर अभी जून उनसे मिलने को रेडी नहीं है। उनकी वाइफ उस पर स्पाई तो करती ही थी, तो सारी बातें सुन लेती है। ड्राइवर को कार में एक माइक्रोफोन दिखता है और उसको ध्यान आता है कि कैसे बिना बताए सीईओ की वाइफ को पता था कि उन्हें टाई चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि देयंग वहाँ आ जाता है। जून चोंग को एक स्कीइंग करने वाली जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारा बर्फ था। वो उसे स्कीइंग करने सिखाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में दोनों गिर जाते हैं। जून उससे कहता है कि वो कुछ चेक करना चाहता है, तो क्या वो उसको आई लव यू बोलेगी। उसने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि स्पेन में उसकी याददाश्त जाने से पहले उसे बस ये याद था कि एक लड़की उसे आई लव यू कहती है, तो वो चेक करना चाहता था कि वो लड़की की आवाज़ और चोंग की आवाज़ सेम तो नहीं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या होगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।